यहां से हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। शांत रहो। यहां से हम लोग को स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और असल में सिलेबस 10th क्लास का यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अभी भी यहां से नहीं आएगा, थोड़ा सा और दूर से आएगा, जहां से रे डायग्राम शुरू होता है वहां से, ठीक है। इधर क्वेश्चन अगर पूछता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग को तो पढ़ना ही है और पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर से क्या समझते हैं? स्फेरिकल मिरर से क्या समझते हैं? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। जैसे कि एक स्फेयर शेप, स्फेयर समझते हो ना जी, फुटबॉल है ना, तो एक ऐसा मतलब सीसा, ठीक है, जो स्फेरिकल हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? कट कर लेते हैं, उसको हम कट कर लेते हैं और एक तरफ पेंट कर देते हैं, एक तरफ अनपेंटेड छोड़ देते हैं। तो क्या एक तरफ का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और एक तरफ का सरफेस पॉलिश्ड हो जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से हम लोग पता कर पाएंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मतलब समझते हो ना, केव से समझ में आता है कॉनकेव। हेलो, केव से क्या समझ में आता है? कॉनकेव। तो रेज जो है, अगर जो गुफा में जाते हुए दिखे, रेज किधर जाते हुए दिखे जी? गुफा में जाते हुए दिखे, मतलब कि वो कॉनकेव के अंदर जा रहा है, ठीक है। ये गुफा सा बना हुआ है, जैसे देखो, यही अगर जो ऐसा है और पॉलिश्ड सरफेस इधर है, तो क्या रेज इसके ऊपर जाएगा? क्या रेज इसके ऊपर हम लोग अगर देंगे भी तो कोई काम का होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा किधर है? इधर है। तो अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा जैसा बना हुआ है, मतलब गुफा जैसा मतलब कि अंदर जाने का कोई रास्ता बना हुआ है, ऐसा तुमको लगे, ठीक है, तो वैसा मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। एक एक्टिविटी भी है तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, वो एक्टिविटी तुम्हारा है चम्मच का, एक चम्मच वाला एक्टिविटी होगा। चम्मच है तो जिधर साइड हम लोग ऐसे उठाते हैं चम्मच में कोई खाना, जैसे खीर खा रहे, ठीक है, तो ऐसे चम्मच जो है खीर आया ना चम्मच के ऊपर, तो जिस सरफेस पे खीर आया, जिधर पे खीर का कुछ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, उधर का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव पार्ट। उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव पार्ट। उसके उल्टा साइड वाला को, उल्टा जो साइड पार्ट है, ठीक है, जैसे ऐसे चम्मच होता है ना, तो ये जो पार्ट है चम्मच का उसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। और इधर वाला पार्ट हम लोग पेंट कर देंगे, इधर वाला पार्ट क्या कर देंगे? पेंट। तो ये वाला कॉनकेव पार्ट हो गया। और अगर जिधर खाने का मटेरियल चम्मच में जमा होता है, अगर उधर पेंट कर दें और इधर बिना पेंट किए छोड़ दे, तो इधर वाला पार्ट को हम लोग बोल देंगे कॉन्वेक्स, मतलब कि बल्जिंग इनवर्ड। ये क्या है? बल्जिंग इनवर्ड एक टर्म है। बल्जिंग इनवर्ड मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ पार्ट अगर जो है, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कॉनकेव पार्ट बोलेंगे। और अगर जो बल्जिंग आउटवर्ड, ये क्या है? देखो, बल्जिंग आउटवर्ड मतलब बाहर फेंका हुआ पार्ट है। क्या है? बाहर फेंका हुआ पार्ट है। इधर देखो ना, ये ऐसे करके बाहर फेंका हुआ पार्ट है जिसपे रेज ऑफ लाइट आएगा, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। क्लियर है? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं? चलिए तो डिफाइन लिख लें पूरा जल्दी जल्दी से। चलो, बीटीएस को फैंसी बोल रही है। अरे बाबू, बिना दाढ़ी मूछ का लड़की है बीटीएस। बेइज्जती, उसका नाम सुनते हैं हमको गुस्सा आ जाता है। वैसा वैसा लोग तो ट्रेन में ताली बजा रहा है इंडिया में। अब कोई पूछ नहीं रहा है, 10 रुपए देकर आगे बढ़ रहा आदमी, सब अपना जान माल का रक्षा कर रहा है। हाँ, सब कुछ नहीं तो कहाँ क्या छुएगा कोई पता नहीं। नहीं बताया तुम लोगों जी एक बार? तो जहां तहां मार देता हाथ। तो चलो इधर देखते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, यहां से नहीं डिस्कस किए हैं कैमरा पे। कॉनकेव मिरर क्या था? तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इनवर्ड या कर्व्ड इनवर्ड मतलब कि अंदर की ओर धंसा हुआ है। कौन सा सरफेस? रिफ्लेक्टिंग वाला, जिसको हम लोग बार बार गुफा बोल रहे थे। इधर से देखो तो है ना, अंदर की ओर धंसा हुआ जी, नहीं लग रहा अंदर की ओर धंसा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका और क्या काम है?
तो इसका काम है लाइट रे को एक जगह इकट्ठा कर देना। इसका काम क्या है? लाइट रे को एक जगह इकट्ठा करना, मतलब कि कन्वर्ज करना। क्या करना? कन्वर्ज करना। इसीलिए इस मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर निकला हुआ रहे, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहे? बाहर की ओर निकला हुआ रहे, उस चीज को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, और लाइट को ये फैलाने का काम करता है। ये लाइट का कैसा काम करेगा? फैलाने का। जो जैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह देखते हो, अच्छा तो उसमें अगर जो लाइट लगा हुआ स्ट्रीट लाइट के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है, क्या वो ऐसा यहाँ पर लाइट है और यहीं पर बस पड़ रहा होता है कि यहाँ पर लाइट पड़ा तो एकदम इतना दूर तक ऐसे उजाला कर देता है? कर देता है। मतलब क्या किया? लाइट को वो फैला दिया। मतलब उसके ऊपर जो ऐसा करके जो लगा हुआ है, चुप रहो, सोर्स ऑफ लाइट जो ऐसे करके उसको जो ढकने का काम कर रहा है, उसका सरफेस ढकने का काम कर रहा है, ट्रांसपेरेंट रहता है, वो ढकने का काम जो कर रहा होता है, वो कैसा मिरर का पार्ट बना हुआ होगा? कॉन्वेक्स मिरर का। तब ना वो फैला दे रहा है। देखो एक नंबर का क्वेश्चन छूट गया ना गधा। स्ट्रीट लाइट में कैसा मिरर का यूज किया जाता है? क्यों? ऐसे ऐसे होता है, लाइट को फैलाने का काम कर रहा होता है ना। इट डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, है ना। दैट्स व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ऐसा जब हम लोग यूज पढ़ रहे होंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का, तो उसका यूज एकदम प्रॉपर तरीके से याद रखना है हम लोगों को। ठीक है, फिलहाल यहाँ इस प्रॉपर्टी की वजह से लाइट वगैरह वैसा बनाया जाता है। ठीक है, वैसा मिरर से बनाया जाता है। देखो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका क्या है जी? ये देखो अंदर की ओर जो धसा हुआ, इस बार वो पॉलिश कर दिया गया है ना। और अनपॉलिश्ड मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है? जो बाहर की ओर निकला हुआ है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको देखो एक बार, एक ऐसा मिरर दिखा दिए हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस जो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, हाँ, पॉलिश अगर नहीं करेंगे तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के जैसे इधर से ये गया और उसका जो है रे ये टकरा करके हो सकता है पूरा पूरा रे वापस नहीं आए। कैसा? अरे तो जैसे हम लोग का जो बाइक लगा हुआ है, मेरा बाइक में जो मिरर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर जो हम प्लेन मिरर इस्तेमाल करेंगे तो जितना दूर का ऑब्जेक्ट है उतना दूर अंदर दिखेगा, छोटा दिख जाएगा, हो सकता है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अभी स्ट्रीट लाइट वाला एग्जांपल दिया, या फिर टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट का जब एग्जांपल देंगे, ठीक है, या डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं जैसे दांत देखना अगर जो है, ठीक है, तो एक छोटा सा और उनके पास वो डिवाइस होता है, ठीक है, मिरर वाला ही होता है, दांत के पास ले जाते हैं तो दांत जितना छोटा सा जगह है उसमें कुछ फंसा हो तो और छोटा ही रहेगा, ठीक है, तो क्या उतना छोटा चीज हम लोग अच्छे से देख पाएंगे? इसके लिए वो सब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा मिरर बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक स्फेयर का टुकड़ा ले लिए, स्फेयर ही ले लिए पूरा, ठीक है, बॉल फुटबॉल ये सब क्या स्फेयर है ना। स्फेरिकल स्फेरिकल एक पूरा मिरर लिए है और इसमें हम लोग पेंट देखो कैसे करेंगे, पेंट जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से हमारा मिरर तैयार हो जाएगा। जैसे कि अगर जो इसको हम बाहर बाहर पेंट कर दें, हेलो क्या बोल रहे हैं इसको जी? अरे देख रहा है इधर? यस सर। अगर जो हम बाहर बाहर पेंट कर दे इस मिरर, क्या कर दिए यहाँ पे? बाहर पेंट कर दिए। बाहर पेंट कर दिए तो देखो तो ये टुकड़ा कैसा वाला, कैसा टुकड़ा हो गया? इस तरह का टुकड़ा है कि इस तरह का टुकड़ा है? बोलो, ये वाला है ना, देख रहे हो, ये बाहर की ओर पेंट है, मतलब जो अंदर का धसा हुआ एरिया है वो अनपेंटेड है, मतलब वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। अच्छा यहां पर देखो तो अगर जो इसमें भी हम बाहर ही पेंट कर देते हैं तो कॉनकेव मिरर रह जाएगा, ठीक है, हमको एक ही बार में दोनों समझ लेना है। तो इसमें क्या कर देते हैं ना, थोड़ा सा अंदर की ओर पेंट कर देते हैं, मतलब कि एक सरफेस था उसको हम लोग फोड़ दिए, एक स्फेयर था उसको हम लोग क्या कर दिए? फोड़ लिए, और कुछ को बाहर की ओर पेंट कर दिया और कुछ को अंदर की ओर पेंट कर दिया। तो ये अंदर पेंट है, मतलब बाहर वाला जो एरिया है वो क्या रह गया? अनपेंटेड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाला कैसा मिरर हो गया जी? कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अच्छा जितना एरिया को हम लोग पेंट करके और इस टुकड़ा को निकाल रहे हैं, जितना एरिया को पेंट कर दिए और यहां से ले करके यहां इस टुकड़ा को निकालेंगे, इस टुकड़ा को हम लोग अपर्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? अपर्चर। ठीक है, चलो इसका हम लोग नाम दे दिए, इस मिरर का ए बी, या फिर इस मिरर का भी नाम दे देते हैं। यहां से ना तोड़े हैं और इसको यहां से तोड़ा गया है,
इसका भी नाम हम लोग ए बी बोल देते हैं। इस ए बी का एक नया नाम हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अपर्चर। क्या बोल रहे हैं? मतलब कि वो पार्ट मिरर का जिसके ऊपर हम लोग रेज ऑफ लाइट डाल रहे होंगे, उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। मतलब ए बी क्या हो गया जी? अपर्चर हो गया। ठीक है, इस सबका डिफाइन बोल देंगे लिखने के लिए, तुमको खुद से लिख करके आना। ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाना। अब इस अपर्चर का कहीं मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट कहीं पे होगा। उस मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पोल। उस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। इसका मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पोल बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पूरा जो स्फेयर है, ये पूरा जो स्फेयर है, इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इस स्फेयर का जहां जिस पॉइंट पे सेंटर होगा उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे और उस सी को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ पा रहे हो? ठीक है। और P से लेकर के C तक का जो दूरी होगा, मतलब पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो दूरी होगा, उस दूरी को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस चीज को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे सर्कल थोड़ा बहुत अगर जान रहे हैं तो सर्कल में एक पॉइंट होता है सी। स्फेयर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि सर स्फेयर में सेंटर कहां, तो सर्कल सोच करके इसको देख लो। सर्कल में सेंटर हो गया है ना, और ये मानो कोई पॉइंट हो गया सर्कल का सरकमफ्रेंस पे, इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन होता है उसको रेडियस कल पढ़ा रहे थे, है ना। यहाँ पे रेडियस ना बोलकर क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। मतलब P से लेकर के C तक का जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ, अरे बोलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक यहाँ पे आता है प्रिंसिपल एक्सिस नाम का कोई चीज आता है। यहाँ पर एक चीज आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या है? तो वो एक इमेजिनरी लाइन है। वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग को देखना है यहाँ पर, वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए देखना है। ठीक है, तो यहां से एक ड्रॉ कर देते हैं लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? P से C गया, C से फिर कहां चला गया? P। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है फोकल पॉइंट, वो कुछ देर के बाद पढ़ेंगे, पहले यहां तक नोट कर लेंगे। चलिए यहां देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना? चलो, इसके बाद आ गया तुम्हारा, दो क्वेश्चन हमको पूछना है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, और कॉन्केव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, उसका लोकेशन, मतलब कि मिरर के सामने होगा, मिरर के पीछे होगा, ये पता करना है। ठीक है, ये क्या है? कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर का फोकस किधर होगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीधा बात करते हैं, फोकस बाद में, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा। तो जैसे देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, और ये क्या है तुम्हारा? कॉन्केव मिरर। तो जिधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या उधर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है? जिधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या उधर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है? फिर से बोल रहे हैं, जिधर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या उधर ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है? चलिए ठीक है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों सेम साइड होता है, किसमें? कॉन्केव मिरर में। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो इधर साइड है, राइट साइड, मिरर का राइट साइड में क्या है जी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लेफ्ट साइड में क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एक कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक कॉन्वेक्स मिरर का बिहाइंड द मिरर होता है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर एक कॉनकेव मिरर का फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। याद रहेगा? याद रखने वाला चीजें जब साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे, इस सबसे क्वेश्चन बनता है, और ये न्यूमेरिकल्स वाला, समझे, उसमें प्लस और माइनस का साइन तभी याद रह पाएगा जब ये चीज समझ पा रहे हो। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज लिख देते हैं। चलो लिख लो, उसके बाद हमारे पास जगह इधर है। कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर
इतना में तुम गाय को गाना सिखा देता। तो रमैया वास्तवैया में किया है ऐसा, गाय को गाना सुना करके दूध निकाल लेता उसका। अब मुंह के अंदर वीआर बॉक्स लगा देता है, आंख पे वीआर बॉक्स लगा करके घास दिखा देता है उसको, उसके बाद दूध खा देता है उसका। वो सब ले गया था अपना, समझा? कॉन्वेक्स मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्या चीज? हाँ, ये सब कौन पढ़ा दिया तुमको? यही चीज अगर हम बोले कि अब तक क्यों नहीं सीख पा रहे हो ये, तो 4 बार बोल देंगे सीख जाएगी। हाँ पक्का, आप पूछ के देंगे फिर वहीं से क्वेश्चन। चलो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग एक रे डायग्राम समझते हैं। देखिए अगर जो मिरर है ना, एक मिरर ले लेते हैं, इस मिरर को क्या बोलेंगे जी? इधर पॉलिश कर दिए। हेलो, इस मिरर को क्या बोलेंगे? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? देखो हो गया, 3 बार पढ़ा है ना यहाँ पे, 4 बार बोल करके, तो इसीलिए वो अभी 20 मिनट और बजाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। कॉनकेव, कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं इमेजिनरी। ये बीच में जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है, अब यहां कहीं होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा ना, यहां कहीं होगा इसका, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से पैरेलल रे डालते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, हम इमेजिन कर लेते, इमेजिनरी लाइन है तो इमेजिन कर चुके हैं कि हाँ ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब कि यहां से हम लोग पैरेलली एक रे डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो ये रे डालने के बाद जहां से ये गुजरेगा, इधर जिस पॉइंट से ये गुजरेगा, ठीक है, उसी पॉइंट को हम लोग किस बोल देंगे? हम लोग कि फोकस। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे? फोकस है। अब एक चीज यहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस जो होता है, फोकस वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट से लेकर के पोल तक के जो पॉइंट, पोल तक का जो पॉइंट होगा, उस जगह को, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। उस जगह को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। कौन सा डिस्टेंस को? डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट या फिर फोकस एंड पोल ऑफ द अपर्चर या पोल ऑफ द मिरर। इस जगह को हम लोग एफ से लेकर के पी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे जी? फोकस, फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। तो तुम लोग को क्या याद होता है कि सर फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ये गलत बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लगभग होता है। मतलब कि अगर जो ये 10 सेंटीमीटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो पोल से लेकर के फोकस तक का डिस्टेंस एग्जैक्टली 5 तो नहीं होगा, लेकिन 4.9 हो सकता है, 5.1 हो सकता है, 5.08 हो सकता है, 4.92 हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हो बात? मतलब क्या? हाँ तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? सेंटीमीटर डिस्टेंस तो पॉइंट में आ ही सकता ना। ठीक है, निगेटिव भले नहीं हो सकता है, लेकिन अभी साइन कन्वेंशन जब पढ़ेंगे तो वहां भी तुमको पता लग जाएगा कि फोकस, फोकल लेंथ वगैरह निगेटिव भी होगा। फिजिक्स के अंदर निगेटिव पॉजिटिव चीजें आती हैं, मैथ्स के अंदर डिस्टेंस निगेटिव में नहीं आता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर तो आता है, क्योंकि वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है। पॉजिटिव और निगेटिव क्या दिखा रहा होता है? डायरेक्शन दिखा रहा होता है। चलिए यहां फिर से आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो फोकस से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है? 10वां में हम लोग को यही पढ़ना। एग्जैक्टली आधा नहीं होता है, लगभग होता है, लेकिन 10th में एग्जैक्टली ही पढ़ना है कि अगर जो हम लोग के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 दे दिया तो हम लोग फोकल लेंथ क्या लिख देंगे जी? 5 लिख देंगे। क्लियर है? लेकिन ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली नहीं होता है।
कहीं भी नहीं मान सकते ना। यहाँ से उड़े गया, हाँ वहाँ से रिफ्लेक्ट करके गया, हाँ ही हो जाएगा। हाँ हाँ वही हो जाएगा। ऐसे तो नहीं मान लेते सेंटर और मतलब कि रेडियस कर्वेचर की आधा तो नहीं मानते। नहीं आधा नहीं मानते, आधा हम लोग 10वां में मानते हैं। 11th क्लास में ना ये फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का लगभग आधा होता है, इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। ये प्रूफ वहां पर दिखाया जाता है ये 12th क्लास में, ठीक है। 12th में ये वाला क्वेश्चन भी आते रहता है ये BSCB में, बिहार बोर्ड में, ठीक है। 4 गो क्वेश्चन है लाइट से, 5 गो में 2 गो हर बार आ जाता है, समझे, घूम फिर करके। चलो इधर देखते हैं, तो फिर से बोल रहे हैं, अच्छा ये पैरेलल रे जब डाले इस मिरर के ऊपर, ये पैरेलल रे क्या किया, इसको इधर से रिफ्लेक्ट करवाया, तो जिस जगह से रिफ्लेक्ट हुआ है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, फोकल, उसी चीज को हम लोग फोकस बोल देंगे, उसी चीज को क्या बोल देंगे, फोकस। सिर्फ तुमको किसी बच्चा का दिमाग में लगेगा ना कि सर यहां से जानते हैं डालेंगे ना तो हो सकता है यहीं से पास कर जाए, नहीं पास करेगा ये, ठीक है। यहां से भी जब डालोगे तो ये कहां से पास करेगा जी, यहीं से पास करेगा, ठीक है। अगर हम यहां से रेज डाल रहे होंगे, ठीक है, तो ये यहां से पास करेगा, समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो क्या यहां से एक फॉर्मूला हम लोग को मिल गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 गुना फोकल लेंथ होता है। क्या लिख सकते हैं या ये चीज, या फिर फोकल लेंथ को क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बटा 2। समझ में आया, इसी चीज को ऐसे लिखा गया है, क्लियर है। ये 10th के अंदर हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं होता है। ये एग्जैक्टली होता है क्या, नहीं होता, असल में ये एग्जैक्टली नहीं होता, नियरली होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग 10th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि दोनों सही है, ठीक है। चलिए इसको भी ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है, जिससे हम लोग फोकस कैसे पता कर पाएंगे किसी मिरर के अंदर, तो उसका रीजन ये रहा। डायग्राम ड्रॉ करना है, हाँ रे डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये तो कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम दिए जी, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम भी तुरंत कर देते हैं, ठीक है। ये तो कॉनकेव मिरर का ना फोकल लेंथ हम लोग पता कर पा रही है, फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का फोकस के बारे में बात करेंगे। कॉनकेव था, कॉनकेव, तो ये तो तुम्हारा कॉनकेव मिरर का फोकस कैसे पता कर पाए वो था। चलिए आते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पता करने के लिए, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा जी, एक पोल होगा कि नहीं होगा, एकदम बीचों बीच में यहाँ एक इमेजिनरी लाइन होगा जो पोल से पास करता हुआ दिखेगा। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस चीज को क्या बोलेंगे, पोल, ठीक है। अब इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, तो यहां पर हम लोग एक पैरेलल रे डालते हैं। क्या डालते हैं, एक पैरेलल रे, किसका पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस का। किसका पैरेलल रे डालते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो ये जो है ना कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, इधर देखो, इधर ये देखो क्या हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाएगा। तो सर कहां फोकस पता चल पा रहा है, तो अगर तुम देखोगे ना यहां से कोई ऑब्जर्वर यहां पर बैठ करके और देखेगा तो उसको लगेगा ना कि मिरर के अंदर से ये रे पक्का आ रहा होगा, इधर से कैसे आएगा, इधर से नहीं आ रहा है। क्या लगेगा, लगेगा कि ये जो रे है वो कहीं इधर से आ रहा है, मतलब लगेगा ना ऐसा, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से बनाया गया, मतलब वर्चुअल चीज है ये, असल में ये चीज नहीं हो रहा है, ये लगता है कि उधर से रे आ रहा है, ठीक है। तो किधर से आ रहा है, तो टकरा दो तो प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, स्मॉल एफ, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। आगे इसका फोकस, अरे बोलो, जैसे कि ये देखो, फिर से हम इसी को ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या अपना मिरर है, ये तुम्हारा हो गया पोल और प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये गया पैरेलल, ये यहां से, ये गया पैरेलल, ये यहां से, ये देखो ऐसे टकरा गया यहाँ पे और ये ऐसे टकरा गया। क्या हुआ ना असल में कि यहां से देखो, यहां से गया और ये इधर टकरा के आया, ये यहां से गया टकरा के इधर वापस आ गया, ठीक है। ये एरो जो बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ एरो देखो नहीं दिए थे, ये देखो यहाँ गया फिर यहां से निकला, यहां से, ये एरो जरूरी है, ठीक है। यहां पर फिर से देखो, जब यहां से ये रे गया ना, हेलो, ये रे यहां से जब गया तो टकरा करके इधर आया, असल में ये टकरा करके इधर और ये टकरा करके इधर आया,
लेकिन जब देख रहे हैं कि ये दोनों कहां से रे आ रहा है, ऐसे करके देखे ये रे कहां से आ रहा है, तो बोले अच्छा ये रे यहां से नहीं आ रहा, ये रे मिरर के अंदर से आ रहा है। कहां से आ रहा है भाई, तो यहां से आ रहा है। समझ गए? तो इसीलिए इस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। क्लियर है? चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग रूल्स इमेज बनाने का। 4 रूल होता है टोटल। कितना रूल होता है जी? 4 रूल होता है इमेज को बनाने का। कॉनकेव मिरर के अंदर भी और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी, दोनों के अंदर कितना कितना रूल है? 4 रूल है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जिसको हम लोग अब यहां से शुरू हो गया तुम्हारा रे डायग्राम। ठीक है, और रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को वो चीज आना चाहिए बनाने के लिए, ताकि रे डायग्राम से ही इसके क्वेश्चंस बना पाओगे। कोई भी क्वेश्चन लाइट का आएगा, ठीक है, तो उसमें पक्का ये चीज लिख देगा लास्ट में कि इसका रे डायग्राम भी साथ में बनाओ। समझ गए? तो ये रे डायग्राम आना चाहिए। ठीक, कोई न्यूमेरिकल भी दिया ना तो साथ में लिख देगा कि रे डायग्राम बनाओ। चलो इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है वो पढ़ते हैं। तो हम लोग को 4 रूल कॉनकेव में पढ़ना है और 4 रूल कॉन्वेक्स में पढ़ना है। लेकिन उन 4 रूल्स में हम लोग कोई भी 2 रूल अगर लगा देते हैं तो इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जब इमेज फॉर्मेशन वाला पार्ट पढ़ रहे होंगे, जब उसका रे डायग्राम बना रहे होंगे, तो हम लोग कोई भी 2 रूल लगा देंगे तो इमेज बन जाएगा हमारा। लेकिन हम लोग को पढ़ना कितना रूल है इसका? 4। ठीक है, पहला रूल होगा कि अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रहा है, क्या पहला रूल क्या है? अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो वो कहां से वापस आएगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से वो जाएगा। दूसरा रूल इसी का उल्टा है, अगर जो रे ऑफ लाइट फोकस से जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। 2 रूल यहीं पे खत्म हो गया कि नहीं हुआ तुरंत? चलो ड्रॉ कर लेते हैं। पहला रूल क्या है जी? अगर जो ये कहां से आ रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है, तो ये कहां से वापस जाएगा? अरे बोलो, फोकस। फोकस क्या स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, एरो बनाएंगे जरूर। यहां देखो ये इंसिडेंट रे का एरो हुआ और यहां टकराने के बाद आ रहा है, ये कैसा एरो बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे वाला। क्लियर है? हाँ, नहीं दोनों सेम ही है। हाँ, पढ़ा तुम जी पहले। फोकस जो है यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और यही अगर जो f बराबर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लगे तो फोकल लेंथ हो गया। बेवकूफ, कोई बात तो बोल नहीं सकते हम बेवकूफ, बोलेंगे हम। किस कर देगी तुम? तो फिर पता नहीं है कि किधर है महिला थाना, मालूम है जी? तो महिला थाना थोड़ी केस होगा मेरा, हम जेंट्स है ना। चलो इधर देखो, बोलो रिया कहाँ का केस होगा मेरा? तो तुम जेंट्स है जो जेंट्स वाला थाना में जाएगी। नहीं पता होगा इसीलिए चलो केस नहीं कर पाएंगे। चलो यहां देखो, ये क्या है जी? ये क्या है? फोकस। तो अगर हम फोकस से, चुप रहो, अगर हम फोकस से रे ऑफ लाइट डालते हैं तो यहां टकराने के बाद वापस आ जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, इसी का जस्ट उल्टा है कि नहीं है? अरे बोलो, इसी का उल्टा है ना जी। ये देखो, बस तीर का साइन, तीर जो था वो बस चेंज कर दिए, दोनों के सेम ही है। याद रखना इसको ऐसे, ठीक है? सिर्फ रे डायग्राम अगर सोच रहे हो ना कि इसको रट लेंगे, रटने से काम नहीं चलेगा। याद रखना है कि अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरता है, और अगर जो फोकस से ही गुजार दे हम शुरू में, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और ये एरो बहुत जरूरी है। क्लियर है? उधर बना लो, हम इधर तब तक बनाते हैं। हाँ, यहां पे देखो, तो पहला रूल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही बनाएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो दे दिए, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद तो इधर नहीं, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, होता है ना रिफ्लेक्ट जी। लेकिन हम लोग को लगता क्या है कि ये आ रहा है रे इधर से, मिरर के अंदर से। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? अरे बोलो ना, ऐसा लगता है कि ये यहां से आ रहा है। ठीक है, बन गया। इसका रे डायग्राम ऐसे बनेगा।
क्लियर है? दूसरा नंबर, अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि रे ऑफ लाइट जो है कहां से आ रहा है, रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, फोकस से। कहां से आ रहा है? फोकस से। अगर ऐसा लगे, हेलो यहां देखो, यहां से रे ऐसे गया और ऐसा लग रहा है ना कि ये रे ऑफ लाइट पक्का फोकस के पास चला जाएगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो ये जाएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा लगे कि ये फोकस के पास चला जाएगा तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद क्या दिखाएगा कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आ जाएगा। हो गया दो रे डायग्राम दोनों का। चलिए तीसरा चौथा पे अब चलेंगे। तीसरा चौथा इजी है और भी ज्यादा। चलिए यहां देखते हैं तीसरा और चौथा पार्ट रूल का है ना। तीसरा पार्ट कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अगर यहां देखो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहां, ठीक है, या ज्यादा दूर ले लेंगे नहीं बनेगा, मेरा अपर्चर छोटा है ना, और यहां क्या होगा इसका जी, अगर फोकल लेंथ हुआ तो यहां से अगर जो रे आ रहा है कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो यहीं से वापस चला जाएगा ऐसे, समझे। मतलब कि ये हुआ इसका इंसिडेंट रे और ये क्या हुआ इसका रिफ्लेक्टेड रे, मतलब सेम रे हो जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास करेगा वो रे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगा। क्लियर है? चौथा नंबर। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे जा रहा है वो वहां पे 90 डिग्री प्लेन सरफेस के बारे में थोड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी जो हम लोग प्लेन मिरर के अंदर देख रहे होते हैं, है ना, जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और एक और क्या था जी, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जब जीरो होगा, समझे, तब वो काम होगा। हाँ, काम करता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पूरा तुम जो ये देख रहे हैं ना डायग्राम, वो पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही है। वहां पर अब अगर जो रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे सब दिखाने लग जाए कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए वो छोड़ दिए, समझे। डायरेक्टली ये याद रखना है, असल तरीका तो वही है, समझ गए। अरे कहां पर 90 डिग्री बनाओगे, 90 डिग्री थोड़ी बन रहा है गधे। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होता है तब ना ऐसा काम होता है। जैसे कि ये देखो तो नॉर्मल वहां पे बनेगा ना सर, हाँ नॉर्मल बन रहा है, नॉर्मल 90 डिग्री पे बनता है ना, नॉर्मल 90 डिग्री में बनता है। वही तो तरीका तो हमको लगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम 90 डिग्री बता रहे हो। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल तो रहे हैं कि जीरो हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, उसकी वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाता है, जीरो, इसीलिए इसी के ऊपर वापस आ जाता है। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं, यहाँ तीसरा नंबर, चौथा नंबर और लास्ट वाला पार्ट जो है, अगर पोल के ऊपर कोई रे आया इंसिडेंट वाला तो यहीं से वापस चला जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जो काम है ना, प्रिंसिपल एक्सिस जो है ना, ये नॉर्मल का काम करता है। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम करता है, नॉर्मल रे का काम कर, नॉर्मल का काम कर रहा होता है। इधर को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो जितना ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रहा होगा। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां आते हैं। यहां से एक रे अगर जा रहा है, ठीक है, यहां से एक ऐसा रे जा रहा है जो लग रहा है ऐसा, एक रे जा रहा है जो कि ऐसा लग रहा है ना कि ये कहां जाके टकराएगा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक ऐसा रे यहां से जा रहा था जिसके बारे में ऐसा लग रहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराएगा। असल में टकराएगा तो नहीं जाकर के, लेकिन ऐसा लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस पे चला जाएगा, तो वो रे जो है ना वापस यहीं से घूम जाएगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही रे कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि एक हम लोग मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में कभी इस एंगल से, कभी इधर से, कभी इधर से, ऐसे से कर करके इसके ऊपर एक लेजर लाइट मार रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि लेजर लाइट एक ही बार गया और वही लेजर लाइट रह गया, समझ गए। हर बार जब भी ऐसे लेजर लाइट मार रहे थे तो एक लेजर लाइट इधर से निकला, फिर इधर हो जाता था, इधर डालते थे, इधर चला जाता था। एक बार ऐसे इस तरह से लेजर लाइट मारे कि दूसरा उधर से लाइट ही नहीं निकल करके आया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है
कि ये जो लाइट गया है वो पक्का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराया होगा, उसी की वजह से हमको दूसरा लाइट रे नहीं दिख रहा है। समझ गए बात? चलिए यहां पे आते हैं, फिर से वही चीज, पोल के ऊपर अगर टकराया, ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना इंसिडेंट एंगल बनाएगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बना लेगा। ठीक है, ये तीर दिखा दो, खत्म हो गया। तो 4 रूल पढ़ चुके हैं, ये चारों रूल, और स्फेरिकल मिरर में जितना हम लोग पढ़े हैं, स्फेरिकल मिरर में जितना हम लोग पढ़े एकदम कंठस्थ तरीके से याद कर लो। बीच बीच में अगर कुछ बोलते हैं तो पढ़ते हो ना, अगर 24 घंटा के अंदर हम कुछ पढ़ लेते हैं या 8 से 10 घंटा के अंदर कुछ भी अगर पढ़ते हैं तो पूरा रिकैप हो जाता है। ठीक है, 12 घंटा 16 घंटा 20 घंटा के बाद कोई चीज उसी चीज को पढ़ोगे तो 80% चीजें तो याद रहती है, 60-70% चीज याद रहता है, और बाकी 30% भूल जाता है आदमी। इसीलिए इसको रिकैप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, ये जो रे डायग्राम है इसको एकदम कंठस्थ तरीके से याद रखोगे और समझ भी सकते हो, और इसको डायग्राम ड्रॉ करके भी 2-2 बार देखोगे, क्योंकि अगला दिन हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो 6 केस पढ़ने वाले हैं कॉनकेव का, 6 केस कॉनकेव का और 2 केस कॉन्वेक्स का पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका हम लोग नेचर, पोजीशन, ये सब जानेंगे। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन बनाने में हेल्प करने वाला है। फिर उसका यूजेस, इतना सारा चीज अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कल तो मैथ्स ही होगा। ठीक है, कल मतलब जो भी हम लोग लाइट या फिजिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में बताए, तो आज ही रिवाइज कर लो, ये नहीं कि उस दिन रिवाइज कर लो। हाँ, एग्जाम में जब भी रे डायग्राम बनाने का बात आए तो आप स्केल का इस्तेमाल करो, आप पेंसिल का इस्तेमाल करो। इसीलिए अगर किसी भी चीज का एग्जाम हो रहा है, वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सोशल साइंस का हो या साइंस का हो, पेंसिल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है ना वो प्रॉपर लेकर के ही जाओ। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि यहाँ पे फिगर बनाने का जरूरत है, वहां पे फिगर बनाओ तो पेंसिल से ही बनाओ। ठीक है, कुछ भी हम लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो पेंसिल से ड्रॉ करना चाहिए, पेन से ड्रॉ एकदम नहीं करना चाहिए। वो सब चीज क्लियर है? तो आज का लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में।